जेई मेंस 2025 जनवरी सेशन कंप्लीट हो चुका है। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स रिलीज हो चुके हैं। फाइनल आंसर की भी एनटीए की तरफ से रिलीज होकर आ गई है। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर था वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके प्रस्तुत हूँ। जितेश मोगरा जेएमआर सर फ्रॉम रेजोनेंस कोटा फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए थे। कि जो पहला सवाल है आपके सामने पीरियोडिक टेबल चैप्टर का सवाल है, क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। देखिए एक बार जो सवाल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इसके अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट 2 कॉलम्स गिवन टू यू, और ये जो 2 कॉलम्स है इनको हमको क्या करना है, अप्रोप्रिएटली मैच करना है। चलिए देखते हैं एक बार क्या क्या सोचने के लिए बोला गया है। देखिए पहले में आपको ए ऑप्शन में जो ऑर्डर दिया हुआ है यू कैन सी दैट दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब बताइए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हम कई बार साइज के बारे में बात करते हैं, बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट रह रहा होता है और हम ऐसा बोलते हैं कि Z से Z इफेक्टिव इफेक्ट होकर आएगा एंड फर्दर हम बोल सकते हैं कि उसी के कारण साइज में चेंज आएगा। चलिए वही कॉन्सेप्ट यहां पे हम अप्लाई करते हैं। देखिए अगर हम यहां पे इधर से इधर मूव करें तो आपको दिख रहा होगा यहां पे वी कैन सी दैट Z क्या होएगा, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर Z इंक्रीज होता जा रहा है तो हम बोल सकते हैं Z इफेक्टिव भी क्या होएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज होकर आ रहा है, मतलब साइज कम होती हुई देखी जाएगी। अगर ऐसा है तो बताइए एल्यूमिनियम आयन की साइज सबसे कम हो जानी चाहिए। अगर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, आयनिक रेडियाई वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा कि इधर से इधर जाने पे अट्रैक्शन बढ़ने के कारण साइज क्या हो रही है, कम होती हुई देखी जा रही है। Z इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में, BCON के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए लेफ्ट से राइट जाने पे वैसे हम दिखा रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बोरोन फिर कार्बन, पर आपने देखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक एक्सेप्शन आ गया है। नाइट्रोजन कम होना चाहिए था लेकिन वो ज्यादा निकल कर आ रहा है। आप ऐसे कई लोगों को ये वाली बात ध्यान होगी कि नाइट्रोजन जो होता है दैट हैज हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा निकल कर आ जाती। वही एक्सेप्शन इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। लेफ्ट से राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आ जाएगा तो ये किसका ऑर्डर होकर आ जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होकर आ जाता है। दिस कम्स आउट टू बी द मैचिंग हियर। ठीक है, चलिए अगले वाले ऑर्डर को देखते हैं एक बार। बोरोन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पोटेशियम, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अलग अलग पोजीशन है, तो एक बार इनको देखते हैं इनकी पोजीशंस क्या क्या आती हैं। देखिए बोरोन अपने को दिया हुआ है, फर्दर उसी के नीचे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से पहले आ जाएगा मैग्नीशियम, हेयर वी आर गोइंग टू हैव पोटेशियम। ये पीरियोडिक टेबल में कुछ तरीके से अरेंज्ड है। अब अलग अलग ग्रुप और पीरियड के एलिमेंट्स है तो कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप देख सकते हैं देखिए इनमें 3 जो एलिमेंट्स हैं पोटेशियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स के केस में बेटर है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करें। चलिए एक बार देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या निकल कर आता है। देखिए ये हमें से कई लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अब जो सबसे नीचे लाए कर रहा है दैट इज पोटेशियम, इसका मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं पोटेशियम इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट बातचीत हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बारे में। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को अगर हम यहां पे देखें, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। अगर मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा तो हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर रखेगा, देन वी आर गोइंग टू हैव मैग्नीशियम। अगला जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज एल्यूमिनियम, और हमें पता है बोरोन तो होता ही नॉन मेटल है, वैसे भी वो सबसे ऊपर लाए कर रहा है इन सारे एलिमेंट्स में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी तो उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर किस में आ जाएगा, बोरोन में आ जाएगा। देखिए यही ऑर्डर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू मैच विद मेटालिक कैरेक्टर। देखिए यहां पे कई बार एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होकर आ जाता है, मैं आपको बताता हूं ये वाली बात। देखिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें से कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होती है कि इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन होता है। देखिए अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से बात करूं ना, तो हम देखते हैं मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या, एल्यूमिनियम।
अब अगर ऐसा है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करने वाला है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लूज नहीं करेगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कोई मेटेलिक कैरेक्टर बोला जाता है। तो यहां पे हमें बोल सकते हैं मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें बोल देना चाहिए इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम होकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखें मेटेलिक कैरेक्टर का सवाल आपके सामने जब भी आए तो आपको उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से ही आंसर करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम। यही लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए चौथे वाले ऑर्डर को भी यहां पे देख लेते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आपको दिए हुए हैं। देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसलिए वही फंडा हम यहां पे देख सकते हैं। देखिए ये किसके साथ मैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मैच हो जाएगा। लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होकर आएगी। वैसा ही कुछ यहां पे होकर आ रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएटली मैच कर रहा है। ए मैचिंग विद, हम देख सकते हैं फोर्थ, ए मैचिंग विद फोर्थ के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। बी भी साथ में फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। लेट अस मूव टू थर्ड ऑप्शन। सी जो अपने को दिया हुआ है, देखिए सी किसके साथ मैच कर रहा है, सेकंड के साथ मैच कर रहा है। अगर सी सेकंड के साथ मैच करेगा तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट आ रहा है, सेकंड ऑप्शन अप्रोप्रिएट निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए हमने जो इसका सॉल्यूशन बनाया था वो भी आपके सामने दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए सारे अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स आपके सामने लिख दिए गए हैं। जो भी लॉजिक्स इन्वॉल्व थे वो लॉजिक मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है देखिए पूछा क्या गया है आपसे, क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, उसका एक पोर्शन होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसके अंदर H2S2O8 अगर हमको ऑब्टेन करना हो तो किस रिएक्शन से या किस इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कॉमन बात है नहीं, लेकिन ये बच्चों को बताया जा रहा होता है कि अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं यूजिंग हाई करंट डेंसिटी, देन ऐसा देखा जाता है कि क्या हो जाएगा अपने पास में H2S2O8 बनकर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, चलिए इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखिए H2SO4 की अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखें इसके अंदर अपने पास दो स्पीशीज प्रेजेंट होंगे, एक होएगा H+, एक होएगा HSO4-। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस का मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि कैटायंस कैथोड के ऊपर जाते हैं और एनायंस एनोड पे जाते हैं। देखिए ये रहा कैटायन, तो ये पक्का कैथोड पे जाएगा, ये पक्का कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा। ठीक है, फर्दर क्या बातचीत करनी है मेरे को यहां पे, तो मुझे ये बातचीत भी करनी रहेगी कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होकर आता है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, क्यों, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा यहां तो सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है जो सल्फर की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, इसीलिए कई लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं और इसकी जगह क्या करते हैं, पानी का ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करते हैं। व्हाई, बिकॉज आपको दिख रहा होगा कि अपने पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन मतलब हम एक्वा सॉल्यूशन मानेंगे, और अगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे तो किसका ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए, पानी का हो जाना चाहिए। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता तो यही होता, पर इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में पानी की मात्रा बहुत कम है, और जब हम यहां पे एक हाई करंट डेंसिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाई एक्सटर्नल वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि इसी का ऑक्सीडेशन होकर आ जाता है। और ये सर इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है, तो आप देखिए यहां पे ऑक्सीजन जो है वो अपने पास में -2 चार्ज कैरी कर रहा होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगा। वास्तव में वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिसके कारण ये स्पीशी बनकर आ जाएगा। देखिए यहां पे चारों ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इनमें से क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जो -2 से -1 में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण एनोड पे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होएगा। एज अ रिजल्ट हम देखेंगे इस रिएक्शन के कारण क्या होने वाला है, H2S2O8 बनकर आएगा। चलिए देखते हैं एक बार हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या वो रिएक्शन है जिससे H2S2O8 बनकर आ रहा है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। ओके, सो मूविंग टू द सॉल्यूशन, आप देख लीजिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए जैसा कि मैंने आपसे बोला। ठीक है, यहां पे ये एनायन डिस्क्वालीफाई हो सकता था क्योंकि इसका सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी था,
पर हम यहां पे बच गए क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला हुआ है, इसीलिए हम इसी आयन का रिएक्शन कंसिडर करेंगे। और आप देखिए इस ओवरऑल रिएक्शन को जिस तरीके से मैंने बैलेंस किया हुआ है, कैन यू सी सम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस? और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होकर आ रहा है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए H2S2O8 का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, और परऑक्सी लिंकेज वाले जो दोनों ऑक्सीजन हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होंगे। अगर ऐसा है तो देखिए यहां सारे ऑक्सीजन -2 में थे, उनमें से 2 ऑक्सीजन यहां पे -1 में आ गए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? ऑक्सीडेशन टू बी टेकिंग प्लेस एट एनोड। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन बच्चों को बताया जाता है कोचिंग के दौरान, तो उस टाइप से आपको एक क्वेश्चन आंसर करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्लास 12th सॉल्यूशंस नाम का जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड था। आसान सवाल है, चलिए देखते हैं एक बार। सॉल्यूशंस में एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, नाम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हम देखते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, वही चीज यहां पे इन्होंने बोली हुई है, आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इनको अरेंज करना है। अब देखिए जैसे मैंने आपसे बोला सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू क्या? सॉल्वेंट। अगर ऐसा है तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए, जो सोल्यूट जितने ज्यादा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा या जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा पार्टिकल्स की, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होकर आ जाएगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। चलिए यहां पे बातचीत करते हैं। अब अगर मैं इन सॉल्यूशंस को यहां पे देखता हूं तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो हमको इस वाले सॉल्यूशन की देखने को मिल रही है, और हमको ये भी दिख रहा है कि NaCl जो है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो अपने पार्टिकल्स में डिसोसिएट भी होकर आ जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे इसके ब्रेक होने के कारण, इसकी I की वैल्यू के 2 होने के कारण कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स डबल होकर आ जाएगी। तो देखिए कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा यहां पे, प्लस ये डिसोसिएट भी होने वाला है, इसीलिए हम बोल सकते हैं दिस शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाना चाहिए? मैक्सिमम हो जाना चाहिए। इसी को उल्टा करके अगर हम देखें तो हम यहां पे ये वाली बात बोल सकते हैं। चलिए वैसे देख लेते हैं एक बार। फोर्थ जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। फोर्थ मैक्सिमम हमको कहां दिख रहा है? 3 ऑप्शंस के अंदर मैक्सिमम दिख रहा है। ठीक है, चलिए फिर ये बात करते हैं कि मिनिमम वाला कौन सा हो जाएगा। तो मिनिमम वाला देखिए, अगर हम कंसंट्रेशंस की बात करें तो यहां पे इन 2 ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट और सेकंड वाले जो सॉल्यूशंस हैं उनमें कंसंट्रेशन मिनिमम दी हुई है, लेकिन हमें पता है उसमें छोटी सी गड़बड़ी भी है। क्या दोनों की कंसंट्रेशन सेम है? अब आपको ये वाली बात पता है कि NaCl तो डिसोसिएट होके पार्टिकल कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लेगा, यूरिया ये वाला काम नहीं कर पाएगा। तो मैं बोल सकता हूं मिनिमम पार्टिकल कंसंट्रेशन कहां मिलेगी? यूरिया के केस में मिलेगी। और अगर ऐसा है तो इस केस में बताइए बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाना चाहिए? मिनिमम हो जाना चाहिए। दिस कम्स आउट टू बी द सिचुएशन। अभी देखिए फोर्थ मैक्सिमम सेकंड मिनिमम, फोर्थ मैक्सिमम सेकंड मिनिमम, देखिए इसके भी 2 ऑप्शंस हैं। इसका मतलब आगे आपको और चीजों को सोचना है। चलिए उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। अब मुझे ये दे रखा है यहां पे, देखिए कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। ये 2 सॉल्यूशंस अपने पास अवेलेबल है। फर्स्ट और थर्ड को मेरे को कंपेयर करना है। मिनिमम मैक्सिमम में ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं। अब देखिए इन्होंने यहां पे फर्स्ट और थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो कैन यू सिंपली सी दैट यहां पे पार्टिकल कंसंट्रेशन कम है, यहां पार्टिकल कंसंट्रेशन ज्यादा है। पार्टिकल कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट वाला कम होएगा एज कंपेयर टू थर्ड वाला। अगर इसी के हिसाब से बातचीत करी जाए तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे सही निकल कर आ जाता है। मिनिमम मैक्सिमम मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिए थे, और उसके बाद हम देखते हैं क्या हो गया। फर्स्ट और थर्ड में हमने कंसंट्रेशन के हिसाब से चीजों को डिसाइड कर लिया। देखिए डिसोसिएट तो दोनों होंगे, लेकिन कंसंट्रेशंस अलग अलग है। जहां पार्टिकल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होकर आ जाएगा, ऐसा आपको यहां पे नजर आना चाहिए। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही निकल कर आ जाता है। ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा सा उन्होंने इंटेलिजेंटली फ्रेम किए हुए हैं। बहुत जल्दी से आपका आंसर नहीं आएगा। पहले मैं सोच रहा था सिर्फ मैक्सिमम डिसाइड करने से आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, पर उससे नहीं आया। मिनिमम भी फाइंड किया, फिर भी आंसर नहीं आया। फाइनली इन दोनों को कंपेयर किया, देन आई एम गेटिंग द करेक्ट ऑर्डर। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है जो हम लोगों ने दिया था इस सवाल के लिए। आप देख लें, आई को और कंसंट्रेशन को, दोनों बातों को कंसिडर करना पड़ेगा। आई मतलब आपका पार्टिकल कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है उस बात को, और कंसंट्रेशन को कंबाइंड तरीके से कंसिडर करेंगे। देन यू कैन गेट द वैल्यूज कि कहां एलिवेशन ज्यादा होगा, कहां एलिवेशन कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये। उससे कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हुए हैं यहां पे। देखिए क्या बोला हुआ है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल लिखा हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर रोमन न्यूमेरल्स में लिखा हुआ है। फर्दर दे आर टॉकिंग अबाउट इट्स शेप फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। बहुत कॉमन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जेईई मेंस काफी बार इनके ऊपर सवाल पूछ चुका है, इनफैक्ट एडवांस भी कुछ बार सवाल पूछ चुका है इनके ऊपर। सारे कॉम्प्लेक्सेस अगर आपको याद रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए एक एक करके कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करते हैं। आपको जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, दिस इज NiCl4, ये दे रखा है NiCO4। चलिए इन्हीं को देखते हुए चलते हैं एक बार, हमारे सॉल्यूशंस के अंदर इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं देखते हैं एक बार। चलिए देखिए ये रहा आपके पास NiCl4 2 नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो +2 निकल कर आ जाएगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसे कई बार रोमन में इस तरीके से 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए निकल +2 में आ चुका है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ये है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए निकल में से। दैट्स व्हाई निकल 2+ इज हैविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। अब बताइए यहाँ पे क्लोराइड दिया हुआ है, हमें पता है कि दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। ये वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होएगा, ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। देखिए लिखा हुआ भी ये वीक फील्ड लिगेंड। अगर पेयरिंग नहीं होकर आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर के ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे। sp3 इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन। एंड फर्दर हम बोल सकते हैं अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप निकल कर आ जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट NiCO4। देखिए NiCO4 के अंदर CO न्यूट्रल होता है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी 0 चार्ज है, तो निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। अब अगर निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो देखते हैं एक बार क्या होने वाला है। देखिए निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है। ठीक है, यहां पे मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो वास्तव में किस तरीके से आई है पहले मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए निकल जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो इट वाज हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जितनी भी हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं उनमें s ऑर्बिटल जरूर पार्टिसिपेट करता है। अगर आपने यहाँ पे VBT या CFT का कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको ये वाली बात ध्यान होगी कि ओनली वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आप मुझे बताइए कैसे भी करके मेरे को s ऑर्बिटल को तो वेकेंट करवाना ही है ना। क्यों, क्योंकि उसे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हर केस के अंदर s ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइए s ऑर्बिटल वेकेंट करवाना है। फर्दर हम क्या देख सकते हैं, यहां पे हम ये देख सकते हैं कि उससे पहले वाले ऑर्बिटल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कुछ खाली जगह पड़ी हुई है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फर्दर हम ये भी देख सकते हैं कि जो अपने पास में CO है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो बताइए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा देगा, पेयर करवा देगा। और हम देखेंगे जो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये 3D में ही मूव कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे चेंज होके 3d10 4s0 हो जाएगी। अब अगर 3d10 4s0 हो गई तो यू कैन सी दैट मेरे पास कोई d ऑर्बिटल खाली नहीं बचा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। फिर तो हम बाहर के ऑर्बिटल्स को ही हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे। और देखिए यहां पे भी हमने बाहर के ऑर्बिटल्स ही यूज करे थे, इस केस में ही बाहर के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो sp3 टेट्राहेड्रल टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस आपको ऐसे दिए हुए हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है, sp3 टेट्राहेड्रल वाला केस निकल कर आ रहा है। ठीक है, एक में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है पहले वाले में, दूसरे के अंदर निकल जो आ रहा है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ रहा है। अगर हम ये एनालिसिस कर ले तो सवाल होकर आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सवाल है, क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं इसके अंदर उन्होंने फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हुए क्या क्या बातचीत करी है, लेट अस सी दैट। ठीक है, देखिए उन्होंने बोला हुआ है अ लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल। ये इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पे थर्मली इंसुलेटेड वेसल है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको मैकेनिकली स्टर करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम आउटसाइड। आपसे ये पूछ रहे हैं डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू के बारे में क्या क्या बोला जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, स्टीयरिंग कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड, इसका मतलब आई कैन सी दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम।
केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब वर्क डन तो बताइए कैसा आने वाला है, ग्रेटर देन 0 आने वाला है। एक तो हम ये वाली बात बोल सकते हैं। दूसरी चीज थर्मली इंसुलेटेड वेसल है, इसका मतलब कोई हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स नहीं होकर आएगा, तो क्यू की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन अगर अपन लिखें तो हम देखते हैं डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब बताइए अगर क्यू 0 हो गया तो आई कैन से जो डब्ल्यू का साइन है वही डेल्टा यू का साइन आ जाएगा, तो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी कैसा, ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट लग रहा है। देखिए पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, W ग्रेटर देन 0, डेल्टा U ग्रेटर देन 0 एंड Q कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का, लेकिन कोई कैलकुलेशंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप आराम से इसके ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई करके चीजों को समझ सकते थे। दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, ये हम लोगों का सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जो आपको अभी भी बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए अगेन इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर एक और क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। अभी अपने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोलिसिस का एक क्वेश्चन देखा था, ये फिर से एक क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का आ रहा है। व्हाट इज दैट इन्वॉल्विंग? देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया हुआ है। यू नोट दैट द फॉर्मूला इज AlCl3। ठीक है, हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया, इतने टाइम के लिए करवाया हुआ है यूजिंग अ करंट ऑफ दिस। देखिए वो जो सवाल था वो क्वालिटेटिव सवाल था, यहां पे अपने पास में क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फेरेडेज लॉज। ठीक है, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। देखिए हमसे बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम यहां पे चाहे तो फेरेडेज फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, वेयर वी सिंपली से दैट W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। Z का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में दैट इज गोइंग टू बी एटॉमिक मास। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं एल्यूमिनियम के लिए दैट इज 27। नीचे आ जाता है क्या, उसकी वैलेंसी दैट इज 3, हमें पता है उसके ऊपर चार्ज यही होता है। फर्दर मैं इसको 96500 से डिवाइड कर दूंगा। हमने क्या कर दिया, Z की वैल्यू पुट कर दी है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ध्यान रखना W रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Z आ गया इनटू हम क्या कर देंगे IT से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई हमको दिया हुआ है 2 एम्पियर के बराबर, टाइम हमें 30 मिनट्स दिया हुआ है, हमें उसे सेकंड्स में लेना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी 1800 सेकंड के बराबर वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसा है तो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड ग्राम में आ जाएगा, वही चीज आपको डिटरमाइन करनी है। दिस वे यू कैन हैव द करेक्ट आंसर। ओके, यहां से सॉल्व करके रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। फेरेडेज फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशंस आप अपने लेवल पे खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे सॉल्यूशन के अंदर हमने 0.336 आंसर निकाला हुआ है, वही कैलकुलेशंस है जो यहां पे मैंने करी हुई है। corresponding to that fourth option comes out to be the correct option। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव कर रहे हैं। अगेन पीरियोडिक टेबल चैप्टर से एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्या सवाल है, देखिए हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है। यू नीड टू बी समवॉट केयरफुल। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा निकल कर आएगा। देखिए हमें पता है फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फ्लोरीन हैज टू बी द मैक्सिमम। अगर कहीं कोई बड़ा ब्लंडर होता हुआ नजर आए तो हमारे लिए पहचान करना थोड़ा सा आसान काम होकर आ जाएगा। चलिए एक बार वही देखते हैं यहां पे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज, जस्ट सी दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें कौन सा ऑर्डर बताना है, गलत वाला ऑर्डर बताना है यहां पे, वो कौन सा निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं एक बार। सल्फर है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशंस हैं, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो वी नो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास गड़बड़ आ रहे हैं। पहले तो चलिए यही देखते हैं एक बार जो एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिया हुआ है। ये देखिए ये रहा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन वी हैव सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो बताइए फ्लोरीन शुड बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सल्फर के अंदर अगर हम बात करें तो नीचे आने पे कम होती है, तो ऑक्सीजन शुड बी ज्यादा एज कंपेयर टू क्या, सल्फर।
ठीक है, ये तक तो बोला जा सकता है। सल्फर क्लोरीन का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो लेफ्ट से राइट जाने पे फिर से वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, दिस कम्स आउट टू बी द केस। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये याद रखिए कि ऊपर से नीचे आने पे जो वेरिएशन होता है एटलीस्ट शुरू शुरू में वो बहुत बड़ा वेरिएशन होता है, बहुत बड़ा डिक्रीज आ रहा होता है। इसीलिए अगर कोई कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात करें तो हम यही बोलेंगे क्लोरीन मतलब दिस शुड बी द ऑर्डर फाइनली। ठीक है, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर है, सल्फर यहां से मिनिमम नजर आ रहा है, देन फ्लोरीन मैक्सिमम नजर आ रहा है। ऑक्सीजन क्लोरीन की अगर हम बात करें तो हमें पता है ऊपर से नीचे आने पे बड़ा डिक्रीज आएगा, जबकि लेफ्ट टू राइट में इतना बड़ा चेंज नहीं आता। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू क्लोरीन। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ऑप्शन सही है, पर हमें गलत ऑप्शन निकालना है यहां पे, इसीलिए हमारा आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट्स को देखते हैं एक बार। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बोरोन, कार्बन, बोरोन नाइट्रोजन दिया हुआ है आपको। चलिए इनकी पोजीशंस देखते हैं एक बार। बोरोन ये रहा, देन वी हैव एल्यूमिनियम, हियर वी हैव मैग्नीशियम, यहां जो मुझे दिया हुआ है दिस इज नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए ये काफी अच्छी पोजीशंस दी हुई हैं अपने को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम बात करें, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैल्यू कम हो जानी चाहिए। देखिए यहां पे ये कम होकर आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बात करें तो। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, सो दिस शुड बी द ऑर्डर। मैग्नीशियम मिनिमम होना चाहिए, नाइट्रोजन क्या आ जाना चाहिए, मैक्सिमम। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में गड़बड़ी होकर आ गई है। यू कैन सी दैट कि एल्यूमिनियम ज्यादा होना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन्होंने कम दिया हुआ है एल्यूमिनियम को। इसका मतलब यही ऑप्शन इनकरेक्ट निकल कर आ रहा है एंड दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब हमको इनकरेक्ट ढूंढना था और ये इनकरेक्ट ही निकल कर आ रहा है, तो हम इसी को अपना आंसर बोल देंगे। ठीक है, ओके, बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही हमारे पास आंसर ऑब्टेन होकर आ रहा है। ठीक है, दिस द आंसर। इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से बात करी हुई है, लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उससे आप लॉजिकली भी आंसर कर सकते थे। क्यों? ऊपर से नीचे आने पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होकर आएगी, इंक्रीज होकर आएगी। उसमें ही मैंने आपसे ये बोला कि शुरू शुरू में, मतलब अगर हम बात करें सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड वगैरह के बारे में बात करें, इनिशियल जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे जो वेरिएशन होता है वो थोड़ा कम निकल कर आता है। ठीक है, ओके, उससे आप लॉजिकली भी आंसर कर सकते थे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलिसिस, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं। पीरियोडिक टेबल के ऊपर अपन ने काफी सारे सवाल देखे हैं अभी। चलिए बातचीत करते हैं यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द CFSE डेल्टा O विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोगों को बिना बात ही। ठीक है, किस तरीके से? देखिए CFSE टर्म जो होती है जनरली दैट इज यूज्ड फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इन्होंने कॉमा लगा के डेल्टा O भी लिखा हुआ है। डेल्टा O इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे बच्चे को अपना मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा। उसे ये पता होना चाहिए कि जब भी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ लिगेंड्स अप्रोचिंग द सेंट्रल मेटल एटम, तो हम देखते हैं डेल्टा O तो जीरो होता ही नहीं है। इसका मतलब आपको यहां पे खुद ही रियलाइज करना है कि ये डेल्टा O सिर्फ उन्होंने गलती से कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। अगर हम सीधा सीधा CFSE कैलकुलेट करें, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस, तो हम देखेंगे जिसकी CFSE सबसे ज्यादा आएगी, सॉरी जिसकी CFSE 0 निकल कर आएगी, वो ही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स। चलिए इस कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं इसकी CFSE वैल्यू क्या निकल कर आती है। ठीक है, चलिए हमारा सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिस द कॉम्प्लेक्स गिवन टू यू, आप देखेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होकर आ जाएगी। अब देखिए आपको जो लिगेंड यहाँ पे दिया हुआ है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, दैट इज SCN- विद सल्फर एज द डोनर एटम। सल्फर डोनर एटम वाले लिगेंड जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, इसका मतलब उनके कारण हम एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम देख सकते हैं, देखिए कैसा लिगेंड होकर आ गया, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब क्या होएगा, नीचे जो 3 इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं वो T2G ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे एंड पेयरिंग नहीं करवानी है, इसलिए बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 3 तो मैंने यहां पे भर दिए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने ऊपर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर फिल कर दिए हैं। ये अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन फिल अप होकर आ गए।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे CFSE के बारे में। CFSE का जो फॉर्मूला होता है, शायद कई लोगों को ध्यान भी होगा ये वाली बात, हम लिखते हैं नेगेटिव 0.4 डेल्टा O, और अगली टर्म जो आती है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG वाले ऑर्बिटल्स। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, देखिए एक EG आ रहा है, एक T2G निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं नेगेटिव 0.4 डेल्टा O इंटू ये जो नंबर होता है, दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G वाले ऑर्बिटल्स। आप देख लीजिए वो 3 के बराबर है क्या? हाँ, इसीलिए 3 लिख दिया है यहां पे। यहां हम देखते हैं 0.6 डेल्टा O इज टेकन विद पॉजिटिव साइन, और यहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम देखते हैं ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? EG ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स होकर आ जाएंगे। तो EG ऑर्बिटल्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो वी कैन सिंपली सी दैट वैल्यूज पुट करने के बाद, देखिए ये भी नेगेटिव 1.2 डेल्टा हो गया, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव 1.2 डेल्टा होकर आ गया, मिलके CFSE कितनी निकल कर आ जाएगी? 0 के बराबर ऑब्टेन होकर आ जाएगी। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है। ठीक है, ओके। यहां पे मेरा सजेशन क्या है आप लोगों को, वो जरूर एक बार देखिए। आपको जो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, देखिए ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इन सब में जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की जो टेंडेंसी होती है इन जनरल, वो होती है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होकर आ जाएगी, एक्स्ट्रा पेयरिंग होकर आ जाएगी, तो CFSE के फॉर्मूले में पेयरिंग एनर्जी भी इन्वॉल्व होकर आने लगेगी, और वो क्या नहीं हो पाएगा? 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको यहां पे सीधा ही देख लेना चाहिए था कि बाकी सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। इसीलिए बताइए मैंने सीधा कौन सा ऑप्शन चेक किया? जो वीक फील्ड लिगेंड वाला ऑप्शन है वही चेक किया, क्योंकि वहीं पे ही चांसेस थे कि पेयरिंग एनर्जी की टर्म नहीं आएगी, और सिर्फ डेल्टा O अगर ढंग से अरेंज हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमने थर्ड ऑप्शन को चेक किया, वही हमारा आंसर निकल कर आ गया। यहां ऑप्शंस बहुत इंटेलिजेंटली फ्रेम नहीं करे गए हैं, बच्चों के लिए अच्छी बात है दैट यहां पे सिर्फ इसी वीक फील्ड के हिसाब से आंसर निकाला जा सकता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए ये सवाल केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेट किया जा सकता है, वैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, पर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सिलेबस से इन्होंने हटा दिया है। हमने बोला भी था, जेईई एनटीए को बच्चों से क्लेम भी करवाया हुआ था कि इस क्वेश्चन को बोनस डिक्लेयर कर देना चाहिए, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ओके। आज चलिए बातचीत करते हैं। एक बार देखें, ये कई लोगों को ध्यान भी होगा, रेडियोएक्टिव डीके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होता है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसको आंसर करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो चेंज आता है, बस वो ये चेंज आ रहा होता है कि जो रेट कांस्टेंट केमिकल काइनेटिक्स में होता है दैट इज के, वो यहां पे किससे रिप्लेस हो जाता है? लैम्डा से रिप्लेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। खास बात बस इतनी सी है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में ये बात कर रहा हूं। देखिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो हमको केमिकल रिएक्शंस मिलते हैं, उनका जो रेट कांस्टेंट के होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जबकि रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो लैम्डा होता है विच इज द डीके कांस्टेंट, है दोनों एनालॉगस टर्म्स, लेकिन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है लेकिन ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट निकल कर आ रहा होता है। अब अगर ऐसा है तो बताइए, यहां पे हम ये वाली बात से ही क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते हैं। दिस इज अ फैक्ट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह वाले ऑप्शंस आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहां पे आपसे पूछा हुआ है नॉट ट्रू वाला ऑप्शन कौन सा है, एंड दे आर सेइंग दैट डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि मैंने तो कहा डीके कांस्टेंट जो है लैम्डा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। इसका मतलब बताइए क्या यही ऑप्शन गलत हो गया क्या? और यही गलत है तो यही आंसर आ जाना चाहिए, बाकी ऑप्शंस के ऊपर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मेन डिफरेंस है किसके बीच में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और रेडियोएक्टिव डीके के बीच में, उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन था, फंडामेंटल नॉलेज से आंसर किया जा सकता था। ठीक है, वैसे कई जगह ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है इन दिनों क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ये एक बहुत बेसिक सी बात है। कई लोगों ने ये वाली बात फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी हुई होगी, क्योंकि फिजिक्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो आप वहां से भी सवाल को सोच सकते थे। ठीक है, चलिए एनटीए ने आंसर 4 दिया हुआ था, हमने क्लेम किया था कि सवाल बोनस कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था क्लेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी ब्लॉक जो चैप्टर है उसी के अंदर से इन्होंने यहाँ पे कुछ आयंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 वाली आएगी।
ठीक है, हम लोगों को सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ध्यान है इनकी। अगर हम यहाँ पे इस आयन को लिखेंगे और इस आयन को लिखेंगे तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही 4f7 के बराबर आ जाती है। अगेन बच्चे पहले दो चेक कर रहे हैं, वही उनका आंसर आ जा रहा है, तो वी कैन सिंपली से दैट ए एंड बी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं एक बार, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यूरोपियम 2+ है, जो मेरे को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने थे, उसके बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी। सेम इज द केस गैडोलिनियम 3+ आपको दिया हुआ है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 वाली ही आ रही। दोनों आपस में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए हैं, हमसे भी यही पूछा हुआ था 4f7 वाले कौन से हैं, तो वी कैन सी सिंपली दैट फर्स्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। डी और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, या जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मेंस ने काफी बार सवाल पूछे हुए हैं। पर्टिकुलरली एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में उनको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमको बातचीत करनी पड़ेगी। दीज ऑल आर एलिमेंट्स फ्रॉम लेंथेनॉइड सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख सकते हैं तो आप बहुत जल्दी सवाल को आंसर कर पाएंगे। अच्छी बात यह कि इन्होंने आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी, उसमें रिलेटिवली कम एक्सेप्शंस इन्वॉल्व होकर आ रहे होते हैं। एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कई बार कुछ एक्सेप्शंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट दे मेड द स्टूडेंट सेफ बाय मेकिंग देम आंसर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये सवाल में क्या बोला हुआ है, अ वेसल एट 1000 केल्विन CO2। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का सवाल है, क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम नाम से दिया हुआ है। चलिए देखते हैं सवाल के अंदर क्या हो रहा है। देखिए CO2 गैस है, इतने प्रेशर के ऊपर है, हमने क्या कर दिया, उसे कुछ हद तक कन्वर्ट कर दिया CO में बाय एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ग्रेफाइट इज एक्चुअली कार्बन इन सॉलिड स्टेट। तो हम रिएक्शन लिखते हैं और फिर देखते हैं कि फाइनल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना लाना है। देखिए 0.8 ATM के बराबर लाना है, फिर आपसे पूछा जा रहा है KP कितना निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं एक बार। देखिए ये रहा CO2 गैस, इट इज रिएक्टिंग विद कार्बन सॉलिड, और उससे क्या बनकर आ जाएगा, CO बनकर आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल डेटा की अगर मैं बात करूं तो CO हमारे पास 0.5 के बराबर है। दिस इज द इनिशियल प्रेशर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कार्बन सॉलिड का तो कोई डेटा होगा नहीं, क्योंकि सॉलिड्स को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये जो 0 वाला डेटा है ये वास्तव में CO के लिए होना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनिंग बहुत सही नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी 0 इनिशियली। ठीक है, रिएक्शन के बाद CO बनने लगेगी, तो हम देखते हैं जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो सम अमाउंट ऑफ CO2 विल रिएक्ट, इसीलिए देखिए उसका अमाउंट 0.5 - x लिखा हुआ है। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आप देख सकते हैं एक रिएक्ट करता है तो दो बनकर आ रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे x रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनकर आ जाएगा, 2x बनकर आ जाएगा। इन्होंने हमें टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बोला हुआ है 0.8 के बराबर। क्या टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम के लिए हमको इन दोनों प्रेशर्स को जोड़ देना चाहिए क्या? हाँ, देखिए यहां पे अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इतना आ जाता है जो आपको 0.8 के बराबर दिया हुआ है। यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद मेरे को Kp की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या कर दिया, देखिए यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख दिया है, सॉलिड को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, पार्शियल प्रेशर्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख दिया है। अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर दें दोनों के पार्शियल प्रेशर्स की, तो सॉल्व करने के बाद Kp की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू गिव यू द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री, क्लास 11th, एनसीईआरटी में इसका नाम इक्विलिब्रियम ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से सवाल है, क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे इस टाइप के सवाल आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी काफी सारे कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं बोर मॉडल से रिलेटेड वो क्या बातचीत कर रहे हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज, देखिए उन्होंने बोला हुआ है रेडियस किसका पूछा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेकेंड ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा आयन है, हीलियम आयन है, He+ के बारे में बात करी जा रही है। वी नो दैट हैज Z वैल्यू इक्वल टू हाउ मच, 2। आपसे साथ में ये बोला हुआ है कि A0 क्या मानना है आपको, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मानना है, कौन से एटम में, हाइड्रोजन एटम के अंदर। चलिए वही वाली बात करते हैं यहां पे। ये देखिए एक बार, किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस फॉर अ स्पीशी हैविंग एटॉमिक नंबर Z इज गिवन बाय A0, दैट इज द फर्स्ट बोर रेडियस। आगे आ जाता है n² / Z। ये फॉर्मूला आपको बोर मॉडल के अंदर पढ़ाया जा रहा होता है। चलिए A0 तो एज इट इज आ गया। कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ये लोग, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, दैट इज सेकंड ऑर्बिट, तो ये 2² आ जाएगा।
नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, Z, Z इज द एटॉमिक नंबर, हीलियम आयन है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल किया जा सकता है इस तरीके से, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 2A0 एज द करेक्ट आंसर। 2A0 के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बेस्ड ऑन बोर मॉडल, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सवाल कंफर्टेबली हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। A0 देके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी थी, दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसी के रिलेटिव अपने को इसका रेडियस निकालना था। ठीक है, दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। देखिए यहां पे इन्होंने डायरेक्टली A0 की बात नहीं करी हुई है, इन्होंने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी है। ठीक है, कई बार जो फॉर्मूले बच्चों को लिखवाए जाते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू की टर्म में लिखवाए जाते हैं, पर यहां पे सीधा A0 की टर्म में हैंडल करने से ही सवाल का आंसर निकल कर आ जा रहा है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे मूव कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दे आर सेइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस दैट शो लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग इज। आपको कुछ स्पीशीज दिए हुए हैं, आपको ये बताना है इनमें से लीनियर कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबकी हाइब्रिडाइजेशंस निकालनी पड़ेंगी, फिर हम उसके बाद चीजों को आंसर कर पाएंगे। लीनियर शेप अपने पास कब कब आ रही होती है, तो कई लोगों को, अच्छे बच्चों को शायद ध्यान भी होगा, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप लीनियर आ जाती है, या फिर हम देखते हैं कि अपने पास में अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, किस टाइप का केस मैं बोल रहा हूं, तो हम यहां पे देखते हैं इस तरीके का केस निकल कर आ रहा होता है। आई कैन सिंपली से इट एज ए, मान लेते हैं सेंट्रल एटम है, तो हम ये बोल देते हैं अगर AB2L3, ध्यान रखना L लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर sp3d में भी ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो हम देखते हैं हमारे पास कैसी ज्योमेट्री आ जाएगी, लीनियर। चलिए सारी स्पीशीज की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और फिर चीजों को आंसर करेंगे। देखिए यहां पे इन्होंने सबकी हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने लिखी हुई है, देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज sp, ये भी sp है, ये sp निकल कर आ रहा है, ये देखिए sp3d है। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें, देखिए sp वाले तो सारे लीनियर हो जाएंगे, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं। हाँ, यहां जरूर हमको ये देखना पड़ेगा, अगर XCF2 की हम बात करें तो हम देख सकते हैं दिस इज ऑफ द कैटेगरी AB2L3, इसीलिए ये भी लीनियर होना चाहिए। ठीक है, फर्दर आप देखिए NO2 प्लस, अगेन sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप, फिर ये sp3d वाला केस है, अगेन ये इसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। यहां पे भी आप देख लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 2 बॉन्ड पेयर्स आ रहे हैं, दैट इज B2, 3 लोन पेयर्स आ रहे हैं। sp3d वाले में, XZF2 में भी ऐसा ही केस था। तो ये जो स्पीशीज यहां पे लिखे हुए हैं, इन सब के अंदर अपने पास में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होकर आ रही है दैट दे आर हैविंग, अगर sp है तो वैसे ही लीनियर हो जाएगा, अगर sp3d है तो 2 अटैच्ड एटम्स और साथ में 3 लोन पेयर्स आ रहे हैं, मेकिंग द शेप लीनियर अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। कई लोगों को ये वाला केस शायद ध्यान भी होगा, जब हम देखते हैं AB2L3 टाइप का केस आता है तो जो ज्योमेट्री होती है वो तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है, लेकिन लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं और कुछ इस तरीके से अरेंज होकर आ जाते हैं। देखिए तीनों लोन पेयर्स मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाए हुए हैं, दोनों एटम्स ऊपर नीचे आ गए हैं, मेकिंग द शेप कैसी, लीनियर। ऐसा कहां कहां पे होकर आ रहा है, इन केसेस में अगर हम बात करें तो XZF2 में हो रहा है और I3 चार्ज माइनस के अंदर होकर आ रहा है। ठीक है, सो दिस वे यू कैन हैव, या अगर आप स्पीशीज को काउंट कर लेंगे तो 6 आंसर निकल कर आ जाता है, फ्रॉम दैट लिस्ट 6 स्पीशीज आर लीनियर शेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज सम CO2 गैस वाज केप्ट, इस टाइप की एक सिचुएशन है। देखिए CO2 गैस का नेचर एसिडिक होता है, ये लोग कह रहे हैं उसको हमने CaOH होल्टवाइज के थ्रू पास करवा दिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, एसिडिक ये रहा, बेसिक ये रहा। फर्दर ही कह रहे हैं कि जो बच गया बेस, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अनरिएक्टेड रह गया, वो क्या कर रहा है, इतने HCl के साथ बाद में वापस से रिएक्ट कर रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि सील्ड कंटेनर जिसमें CO2 है, अगर उसका वॉल्यूम x के बराबर था तो आप ये बताएं कि उसके वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर क्यूब या ml में एक्सप्रेस कर दे तो व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, देखिए ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है, द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड विद एग्जैक्टली हाफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ CaOH होल्टवाइज, ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसका क्या मतलब हुआ कि CaOH होल्टवाइज अपन ने जितना प्रारंभ में लिया हुआ है उसकी आधी मात्रा CO2 के साथ रिएक्ट कर रही है और बची हुई आधी मात्रा किसके साथ रिएक्ट कर रही है, HCl के साथ रिएक्ट कर रही है।
और हम चैप्टर की बात करें तो यहां पे हम इसको मोल कंसेप्ट का सवाल भी मान सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको रेडॉक्स रिएक्शंस का सवाल माने, और उसमें कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। यहां पे वैसा कुछ इन्वॉल्व होकर आ रहा है। चलिए देखते हैं एक बार सवाल में क्या होकर आता है। ठीक है, हमें बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जो CaOH होल्ट वाइज रिएक्ट करेगा फर्स्ट स्टेप में, और जो सेकंड स्टेप के लिए बचेगा दैट अमाउंट शुड बी द सेम। ठीक है, चलिए देखते हैं हमने सॉल्यूशन में क्या बात करी हुई है। देखिए इन्होंने बोला हुआ है अगर हमने CO2 का मात्रा मान लीजिए इनिशियली A मोल्स लिया हुए थे, अगर इसके A मोल्स हैं तो हम बोल सकते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पक्का 2A मोल्स रहे होंगे। आउट ऑफ देम A मोल्स विल रिएक्ट विद CO2 एंड द रिमेनिंग A मोल्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद क्या, HCl। ठीक है, देखिए यहां पे इन्होंने एक्सेस मोल्स ऑफ CaOH होल्ट वाइज लिखा हुआ है। 2A थे, A तो रिएक्ट कर गए CO2 के साथ, एक्स्ट्रा कितने बच गए होंगे, A बच गए होंगे। ठीक है, एंड फर्दर दे आर सेइंग कि वही A मोल क्या कर रहे हैं, HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या मैंने एक्स्ट्रा मोल्स या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CaOH होल्ट वाइज के इक्विवेलेंट्स को HCl के इक्विवेलेंट्स के बराबर कर दिया, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं यहां पे देखिए ये रहे इसके मोल्स, ये रहा इसका एन फैक्टर। यहां पे भी हमने HCl में यही वाला काम किया हुआ है। जस्ट सी दैट, हमने यहां पे लिखा हुआ है HCl की मोलैरिटी, दिस इज द वॉल्यूम इन लीटर एंड हियर इज द एन फैक्टर ऑफ HCl। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां से हमको दिख रहा है, देखिए जो अपने मोल्स निकल कर आ रहे हैं वो इतने मोल्स आ गए। ठीक है, ये जो A की वैल्यू आई है क्या यही CO2 के मोल हो जाएंगे? हाँ, और देखिए CO2 के मोल अगर हमारे पास आ चुके हैं इतने के बराबर, तो हमें क्या करना था, 1 ATM और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम इन ml निकालना था। हमें पता है ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये NTP वाली कंडीशन है। ml के अंदर अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम मोल को क्या कर सकते हैं, 22,400 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से हमारे पास रिजल्ट ये ऑब्टेन होकर आ जाएगा। राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में रिपोर्ट करेंगे, यू विल गेट 45 एज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था बिकॉज यहां पे दो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो जो इक्वल अमाउंट दोनों स्टेप में रिएक्ट कर रहा है वो वाली बात पे भी आपको फोकस करना था। ठीक है, दिस वे यू कैन हैव द आंसर। एनटीपी पे वॉल्यूम पूछा हुआ है, लास्ट में 22,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक बार। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के ऊपर ये वाला सवाल है। यहां पे इन्होंने टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर सवाल पूछा हुआ है। देखिए क्या बातचीत करी जा रही है, ए से बी बनकर आ रहा है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, इस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। फर्दर देखिए बोल रहे हैं एनर्जी बैरियर विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट एनर्जी फॉर सच आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस मच। देखिए बेसिकली यहां पे होता क्या है ये आपको बताता हूं। देखिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उसके अंदर हम ऐसे देखते हैं, चलिए मान लीजिए दिस इज द एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट्स, मान लेते हैं दिस इज द एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्राफ जो बनकर आता है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के साथ में, दिस इज प्रोग्रेस, दिस इज एनर्जी। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के साथ कुछ तरीके का ग्राफ बनकर आ रहा होता है, और हम देख सकते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें उन्हीं पहले इनिशियली कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दिस सप्लाइड एनर्जी इज एक्चुअली कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हम देख सकते हैं, देखिए वही चीज यहां पे आपको दी हुई है। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, इफ द एनर्जी बैरियर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एनर्जी, तो रिएक्टेंट एनर्जी के रेस्पेक्ट में किस बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है। उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिखा हुआ था एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको ध्यान होगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए पहले हमको इनिशियली उसको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट सप्लाइड एनर्जी इज एक्चुअली गोइंग टू बी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए वही एनर्जी मैंने यहां पे सप्लाई करी हुई है। ठीक है, तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, साथ में फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया हुआ है। आपको पता है आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर एक टर्म आती है ए, ये वही वाला फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमको दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कितना टाइम चाहिए होगा क्या करने के लिए, 50% मॉलिक्यूल्स को ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए। टाइम आपको पिको सेकेंड्स के अंदर निकालना है नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में। चलिए देखते हैं एक बार आर्हेनियस इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट होता है उसी के ऊपर बेस सवाल है। देखते हैं एक बार हमने क्या सॉल्यूशन दिया हुआ था। देखिए हमें पता है पहली चीज तो आपको हाफ लाइफ निकालनी है, बिकॉज आपसे बोला हुआ है 50% ए क्या कर जाना चाहिए, रिएक्ट कर जाना चाहिए, और किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बी में। ठीक है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से हमने क्या कर दिया, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है,
के की जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। ये देखिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी, ई की पावर में जो आ रहा है दैट इज माइनस ए बाय आर टी। ध्यान रखिए वैल्यू आपको किलो जूल्स में दी हुई थी, हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। आर टी की वैल्यू पुट कर दी है, यहां से जो रिजल्ट आता है दैट कम्स आउट टू बी 10 पर 10 सेकंड इनवर्स। अब बताइए अगर के ऑफ 10 होकर आ गया तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ को अगर हम पिको सेकंड्स के अंदर एक्सप्रेस करें, आपको पता है पिको इज 10 पर -12, तो अगर हम इसको 10 पर -12 सेकंड्स की टर्म में एक्सप्रेस करें तो रिजल्ट ये ऑब्टेन होकर आ रहा है 69.3। राउंड ऑफ करके रिपोर्ट करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा दिस इज सिंपली गोइंग टू बी 69। ठीक है, ओके। ध्यान रखने वाली एक छोटी सी बात यहां पे और थी, इन्होंने ये बोला हुआ था, देखिए हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, दे आर फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसीलिए हमने हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो 0.693 बाई के लिखा हुआ है। आपको पता है इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले इन्होंने आर्हेनियस इक्वेशन से के की वैल्यू निकलवाई, फर्दर इन्होंने हमसे हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करवाया हुआ है, एक्सप्रेस भी थोड़ा सा अजीब तरीके से पिको सेकंड्स के अंदर किया हुआ है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, that is all, these are the physical chemistry questions, physical inorganic chemistry questions that JEE मेंस के अंदर कौन से 22 जनवरी वाले मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पे आपके सामने बताए गए हैं। That is it, thank you।